हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट। हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देख लिया था और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देन डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी, फिर पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन। मैंने आपको बताया है कि हम लोग जब भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे 3 फेज़ में पढ़ेंगे। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम लोग अगर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वो 3 फेज़ में पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, जो मेन इवेंट होता है। तीसरा जो है वो हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ठीक है, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अरे भाई, किसी की शादी में गए हो? हाँ, आजकल की शादियाँ देखा है, शादी से पहले प्री वेडिंग सेरेमनी, शादी के बाद में पोस्ट वेडिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब शादी से पहले जो सेरेमनीज़ होती हैं हमारे पास में, संगीत हो गया, मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया, बैचलर्स पार्टी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ये प्री फर्टिलाइजेशन, प्री वेडिंग इवेंट्स में आती हैं। ठीक है, प्री वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं। उसके बाद वेडिंग नाइट होती है जो कि हमारा मेन डे होता है शादी का। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज़ हो गया, तुम्हारा रिसेप्शन हो गया, फ्रेंड्स पार्टी, जो भी अपनी होती है सारे लोग, दैट इज़ द पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज़। ओके, तो दीज आर द थिंग। तो ऐसे ही फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन वाला भी चलता है, हम इन दोनों को कोरिलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, अब देखो फर्टिलाइजेशन में पहले होता क्या है, फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो ये तो फर्टिलाइजेशन वाली चीज़ होगी, इससे पहले उनको रेडी भी तो करना होता है। ठीक है, तो हमारे जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आते हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास में? गैमेट्स, गैमेट्स कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये 3-4 चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ठीक है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स या फिर एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद में किस तरीके से गैमीट्स, मेल गैमीट्स बनते हैं और किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, क्या एसेसरी ग्लैंड्स है, क्या प्राइमरी ग्लैंड्स है, क्या एसेसरी ऑर्गन्स है, क्या प्राइमरी ऑर्गन्स है। फाइन, कैसे गैमीट बनता है फीमेल का, वो कैसे कहाँ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का बनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के अंदर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। उसके बाद में मेन इवेंट जो हमारा रिप्रोडक्शन का आता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में जो उसका इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद जो वुम्ब में उसका इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी देखेंगे, इम्प्लांटेशन मतलब प्रेगनेंसी, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन के बाद कैसे वो डेवलप करता है, देन पार्चुरेशन हो गया हमारे पास में, बेबी जो है वो कैसे बर्थ के किनाल से बाहर आता है, फिर लैक्टेशन, बेबी को फीड कराती है जो मदर मिल्क, वो किस तरीके से, क्या प्रोसेस होता है, क्या रिफ्लेक्स होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो आई होप अभी तक आपने एक बार एनसीईआरटी को थ्रूली नहीं तो ऊपर भी देख लिया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग आज जो है वो एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और जब भी आप ये लेक्चर लगाते हो तो हमेशा ध्यान रखना ये 1 शॉट है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऑफकोर्स एक बार आपको पढ़ा होना चाहिए, एंड इसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊँगी आपको कुछ कि किस किस चीज़ों को किस तरीके से याद रख सकते हो आप, क्वेश्चंस किस तरीके से नीट में आते हैं। और बाकी आप लोग तो PYQ सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर करना कि ऐसा कोई भी PYQ के लिए बुक उठाओ जिसमें टॉपिक वाइज जो है वो PYQs आपको मिले, एंड ईयर वाइज भी, मतलब टॉपिक में रहे, लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक हो, उसमें जितने इधर से क्वेश्चन जो बने हैं, काफ़ी बनते हैं इधर से क्वेश्चन, तो उनका जो है वो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए ईयर वाइज। ठीक है, अभी के ईयर्स पहले हो और बाद में, उस तरीके से अपना प्रीवियस ईयर वाइज क्वेश्चन जो होता है सेट इस तरीके से आपको मिले, तो मेक श्योर करना है इसी टाइप के क्वेश्चन बैंक आप उठाओ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट कि हमें पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने देखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है। आर यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस? क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो विविपेरस होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस बात से अवेयर हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड विविपेरस का क्या मतलब होता है?
दो टर्म्स आते हैं हमारे पास, ओवीपेरस एंड वीवीपेरस, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, छुट्टियों से अभी निकली हूँ, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है। चलो, सो ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। तो ओवीपेरस जो होता है हमारे पास में, वो ऑर्गेनिजम्स ओवीपेरस में आते हैं जिन्होंने अंडे देना है, ठीक है, जो एग ले करते हैं, लाइक बर्ड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में पाइसेस हो गए, फिशेस जिसमें आते हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास में वीवीपेरस में आ जाएंगे, ठीक है। एक होते हैं ओवीपेरस, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक होते हैं वीवीपेरस, ठीक है। ओवीपेरस हो गए वो जो अंडे देते हैं, एक हो गया वीवीपेरस हमारे पास में जो हमारे पास में डायरेक्ट बेबी को जन्म देता है, ठीक है। वो अंडे नहीं देते, वो क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ओवोवीवीपेरस। आप मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ओवोवीवीपेरस किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है, और ओवोवीवीपेरस होता क्या है, ठीक है। क्लास 11th अगर आपने अच्छे से करी होगी तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं पता चले तो वहाँ पे जाकर के आप चेक करना, ठीक है। ओवोवीवीपेरस करके टर्म भी है शायद वहाँ पे, एनिमल किंगडम में देखना, रेप्टाइल्स वाले सेक्शन में, ठीक है। उसमें एक दो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा नाम है जो ओवोवीवीपेरस होते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमेटोजेनेसिस हमने बताया, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। देखो मैंने यहाँ मार्क भी कर रखा है, ये जो पहले चार हैं ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये वाला जो है ये फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये वाला जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास में गैमेटोजेनेसिस आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज इंसेमिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट जिसकी वजह से हमारे पास में बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में देखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इधर से देखो ये जो हमारे पास था ना, ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन आपके आएंगे इधर वाले चीज़ों से आएंगे, ठीक है। ये भी आपके जो है ये जो 2 पॉइंट्स मैं अलग से जो भी एनसीईआरटी के पेजेस पे लिखती हूँ ना, या तो इसे क्वेश्चन बन चुके हैं या तो हॉट क्वेश्चंस आने वाले हैं इससे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रखा है, और ये सिर्फ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, ठीक है। नीट के अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जो उन सब में भी ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। नीट के अलावा और क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीएससी नर्सिंग जो एम्स का एग्ज़ाम होता है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, और उसके साथ में काफ़ी लोग जो हैं स्पेशली गर्ल्स, आई थिंक उसमें सिर्फ गर्ल्स का ही रहता है, यस, जो कि बीएससी एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर्स के लिए उसमें सिर्फ फीमेल्स ही एलिजिबल होती हैं, तो उसमें भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं बायो में, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके एक जगह रखती हूँ, और ये चीज़ें जो हैं ये हर जगह आपको यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एम्स में भी मिल सकते हैं, उसके बाद में आपके जो स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। सबसे पहले ये लोकेटेड कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इसके बाद में इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है हमारे पास में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, किसका, मेल्स का, ठीक है। इसके बाद में अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्रोटम आ जाएगा, पेनिस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ठीक है। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और स्क्रोटम में क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो टेम्परेचर चाहिए, टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म बनने की जो है वो प्रोसेस हो चलेगी वहाँ पे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। जैसे नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है हमारा, उससे 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है हमारे पास में, ताकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो पाए। इसलिए जो है हमारे स्क्रोटम जो होता है वो मेल्स में पेल्विक रीजन के बाहर लोकेटेड होता है, ताकि उसको थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर कम मिले, ठीक है ना। टेस्टिस के अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ जो होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, और विड्थ जो होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। इसमें आप कैसे याद रखोगे, 1 को तो छोड़ दो, 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5, 1 को छोड़ दो, 2 3 4 5, अब 2 3, ठीक है। 2 3 छोटे नंबर है, चौड़ाई इंसान का छोटा होता है, कम होता है, ठीक है, लंबाई ज़्यादा होता है, ठीक। तो 2 3 जो हो गया सेंटीमीटर्स हमारे पास विड्थ हो गया, 4 5 लेंथ हो गया, किसका, टेस्टिस का, ठीक है जी ना।
टेस्टिस इज कवर्ड विद अ डेंस कवरिंग, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं हमारे पास डेंस कवरिंग से कवर्ड होते हैं। टेस्टिस के पास में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब हर एक लोब्यूल में हमारे पास 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। किसी 1 से लेकर 3 कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, किसी भी टेस्टिकुलर लोब्यूल में या तो 1 होगा या किसी में 2 होगा या किसी में 3 होगा, या तो 1, 2 या फिर 3, ऐसे ही नंबर्स मिलेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के, ठीक है। जहाँ पे स्पर्म जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये देख सकते हो एक व्यू सेक्शन कटेड है हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल का, तो यू कैन सी यहाँ पे जो है हमारे पास में सेल्स हैं और यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है। ये इसके यहाँ पे देखो ये वाले जो है ना, ये जो ऐसे मछली जैसे छोटे छोटे लग रहे हैं ऐसे 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 जी, ये बिल्कुल हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होता है वो लाइंड किससे होता है, लाइंड बाई मेल जर्म सेल्स, ठीक है। और एक और क्या होता है, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं। यही आगे जाके फर्दर हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास फर्दर स्पर्मेटोजोआ का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। सर्टोली सेल्स जो है हमारे पास, इनको नर्स सेल्स कहते हैं हम लोग। नर्स सेल क्या करता है, ये हमारे पास में खाना प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिशन और नरिशमेंट का काम करता है। किसके लिए, स्पर्मेटोजोआ के लिए, दैट इज मेल जर्म सेल या जो आगे जाके स्पर्म बनता है उसके लिए, ठीक है। सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्स सेल। यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो सर्टोली सेल को हम लोग क्या कहेंगे, नर्स सेल, ठीक है। नाउ रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्पेस, और उसमें जो सेल्स रहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये देखो, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये तीसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये चौथा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ठीक है। इसके बीच में ये डार्क रेड कलर का जो ये स्पेस है ना, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। दो जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, और इसमें हमें मिलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं को हम लोग लेडिक सेल्स कहते हैं, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो हम लोग कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज कराते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल, और ये सिंथेसाइज और सिक्रीट क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको हम लोग एंड्रोजन कहते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रिटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफेंस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ नहीं बना है तो देखो पहले मैं बता दे रही हूँ। चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, चीज़ें शुरू होती हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल से। सेमिनिफेरस टिब्यूल जब बहुत सारे कलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में क्या बनता है, वहाँ पे हमारे पास में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं तो वो कलेक्ट होता है रेटे टेस्टिस में, फिर रेटे टेस्टिस कलेक्ट होता है वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया कलेक्ट होता है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस कनेक्ट होता है वास डिफेंस में, और वो वास डिफेंस जो होता है वो बाहर आ जाता है थ्रू यूरेथ्रा और पेनिस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरैनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम यूरैनरी ब्लैडर से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वास डिफेंस जो है वो यूरेथ्रा में जाके मिल रहा है, और ये यूरेथ्रा मेनली आ कहाँ से रहा है, यूरैनरी ब्लैडर से, ठीक है। यूरैनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा है और उसी में जा करके वास डिफेंस मिल जा रहा है, और हमारे पास में जो मेल्स होते हैं उसमें यूरिन और सीमेन जो पास आउट होता है, ये दोनों ही सेम जो है वो कैनाल से पास आउट होता है, लेकिन फीमेल्स में यूरिन का यूरेथ्रा जो होता है वो अलग होता है, और वजाइनल ओपनिंग जो ऑरिफिस है, वजाइना की ऑरिफिस जो है वो अलग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, यूरेथ्रा के ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मियाटस। क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मियाटस। और यूरेथ्रल मियाटस जो है ये किससे फॉलोड होता है, ये फॉलोड बाय ग्लैंस पेनिस, जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है और उसके ऊपर में फोर स्किन होता है। क्या होता है, फोर स्किन होता है, ठीक है। और ये फोर स्किन मूवेबल होता है, ठीक है, फोर स्किन मूवेबल होता है। और कहीं कहीं ऐसा जो है ये रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस में क्या करते हैं, ये फोर स्किन को जो है वो कट करके हम लोग निकाल देते हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर हम लोग रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हम यूरिनेट करते हैं तो वहाँ पे जो है वो यूरिन के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो कहीं फोर स्किन में ना फंस जाएं, और चीज़ें जो वो इम्प्योरिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं फिर, ठीक है। इसलिए हम लोग ग्लैंस बोल रहे, सॉरी,
फोर्स स्किन को कहीं कहीं किसी किसी रिलीजन में कट करके और उसे निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। पेनिस जो होता है ये एक मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ऑब्वियस सी बात है, और ये मेडअप किससे होता है, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है जो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा, ये दो हमारे पास में टिश्यूज़ होती हैं, ये जो हमारे पास में पेनिस में मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। पेनिस में हमारे पास दो टिश्यूज़ मिलते हैं, दोनों कॉर्पस से हैं, ठीक है। एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा है कॉर्पस कैवर्नोसा। ये दोनों जो है हमारे पास में पेनिस में मिलती हैं और इसको इरेक्शन में हेल्प कराती हैं, ठीक है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अब देखो, अगर हमारे पास जो पेनिस है, मेल पेनिस है, वो अगर इरेक्ट नहीं करे, ठीक है, इरेक्ट अगर नहीं करेगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका जो सीमेन है वो फीमेल सर्विक्स के भी पार चला जाए, ठीक है, वो सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। देखो, अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझाती हूँ। देखो, ये है फीमेल का वजाइना, क्या है, वजाइना, ठीक है, और ये है यहाँ पे फीमेल के सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो मिनिमम टू मिनिमम इसके पार स्पर्म को जाना होगा, इस बैरियर के पास, ये सर्विक्स के पार जो है वो स्पर्म को जाना ही होगा, ठीक है। और जो सर्विक्स है ना, वो इस पेन के टिप जितना होता है, एग्जैक्टली इस पेन के टिप जितना होता है। और हम लोग सोचते हैं ना, जो हमारे पास में हमारा यूट्रस है वो कितना बड़ा होगा कि बेबी को, इतने बड़े बेबी को होल्ड करता है, वो यूट्रस इतना, बस इतना होता है, उसकी ओपनिंग जो ये इतनी होती है जहाँ से बच्चा बाहर आता है, एग्जैक्टली ये इतनी पेन के टिप जितनी छोटी होती है, ठीक है। और ये बहुत हाईली इलास्टिक होती है और बहुत डायलेट करती है जब बेबी बाहर आता है तो, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, ये 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा डायलेट करती है जब बच्चा को बाहर आना होता है तो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि एक जो फीमेल है ना, वो प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन के दौरान काफ़ी जो है हाईली पेनफुल प्रोसेस से गो थ्रू करती है हमारी माँ, एंड इसके लिए हमें ऑफकोर्स अपनी मम्मी लोग का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो बैक टू द टॉपिक। अब हम बात कर रहे थे इरेक्शन का, मेल पेनिस में इरेक्शन क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर इरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, अगर मान लो इरेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हमारे पास में फीमेल वजाइना है, ठीक है, पेनिस यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पेनिस है, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ये अगर मान लो इरेक्ट नहीं हुआ तो ये फोर्सफुल इजैकुलेशन कर ही नहीं पाएगा, और अगर फोर्सफुल इजैकुलेशन नहीं होगा तो जो स्पर्म है वो धीरे धीरे यहाँ आएगा और यहीं के जो वॉल्स है ना, ये इसका फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, खा जाएंगे उसको। फीमेल का जो यूट्राइन वॉल होता है या सर्वाइकल या वजाइनल वॉल होता है, ठीक है, वो पूरे वॉल पे ना फैगोसाइटिक सेल होते हैं, ताकि किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल आए तो वो उसे एंटर ना करने दें, ठीक है। और जो मेल का स्पर्म होता है ना, वो फीमेल के लिए फॉरेन पार्टिकल ही होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में खुद से नहीं बन रहा है, वो बाहर से आ रहा है। भले ही वो हमारे लिए रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, लेकिन स्टिल वो जो स्पर्म है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है हमारे पास में, कि अगर ये चीज़ मतलब फोर्सफुल एजैकुलेशन नहीं हुई तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। अब जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा तो सारे स्पर्म तो मर जाएंगे, वो सारे स्पर्म इतने दूर में ही धीरे धीरे चलते चलते मर जाएंगे, यहाँ तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर चांसेस कहाँ से बनेंगी फर्टिलाइजेशन होने की, ठीक है। अब देखो, पहला तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस सेल, फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं हमारे पास में, उसकी वजह से स्पर्म मरते हैं। दूसरा, जब ये यहाँ क्रॉस करके यहाँ आएंगे ना, यहाँ पे भी इनके लिए एक चैलेंज होता है। चैलेंज क्या होता है, फीमेल का जो यूट्रस है वो एसिडिक होता है, ठीक है, और मेल का जो स्पर्म है वो अल्कलाइन होता है। तो जब मेल का स्पर्म या सीमेन जब एसिडिक कंडीशन में आएगा तो उसका स्पर्म तो उस एसिडिक नेचर को झेल ही नहीं पाएगा, वो वहाँ मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई फीमेल, मतलब ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई भी फीमेल फर्स्ट कॉपुलेशन के दौरान कंसीव करे, ठीक है। फर्स्ट कॉपुलेशन, अगर आप पूरे लाइफ में पहली बार कॉपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार कोइटस हो रहा है, पहली बार सीमेन आपके बॉडी में जा रहा है, तो पहली बार कंसीव करना जनरली पॉसिबल नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि फर्स्ट टाइम में कंसीव हो जाता है, बट जनरली जो है वो तीसरी चौथी बार लगता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब अगर इरेक्टेड पेनिस होगा वो उतना ही ज़्यादा हाईली फोर्सफुल इजैकुलेशन करेगा, वो उतना ही ज़्यादा फोर्स से जो है वो सर्विक्स के अंदर जाएगा, वो इतना ही ज़्यादा फोर्स से सर्विक्स के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे
फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। अब ये जैसे ही अंदर जाएगा, यहाँ पे जो भी इनका रिएक्शन होगा, अगर वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होकर के बैलेंस आउट हो गया तो ये फिर जाएगा हमारे पास एम्पुला, इस्थमस के रीजन में जाएगा, स्टमस और एम्पुला के पास में, ये जो यहाँ वाला साइट होता है। हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आए द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हमारा पहला प्रेफरेंस होगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। और अगर ऑप्शन में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं है तब जाके हम लगाएंगे एम्पुला, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कहीं पे, नहीं, ठीक है। हमारा अरे काफ़ी बड़ा हो गया, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्स्ट प्रेफरेंस, या 1 डिग्री मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, 1 डिग्री, दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं हुआ तब हम क्या लगाएंगे, एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला। और अगर किसी क्वेश्चन में दोनों ही आ गए तब क्या लगाएंगे हम, तब हम लगाएंगे हमारा पहला प्रेफरेंस, तब हम क्या लगाएंगे, हमारा पहला प्रेफरेंस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। यस, नाउ गेट बैक टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या होता है हमारे पास में। अच्छा, ग्लैंड्स पे आने से पहले थोड़ा सा मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, टेस्टिस डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे में, वो कब स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। मतलब टेस्टिस बनता तो है एब्डोमिन में, फिर वो खिसक के नीचे चला जाता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, खिसक के नीचे चला जाता है और स्क्रोटम में डिसेंड करता है, ठीक है। 7th मंथ में, जब प्रेगनेंसी का 7th मंथ होता है ना फीटल डेवलपमेंट में, तब टेस्टिस क्या करता है, डिसेंड करता है स्क्रोटल सैक में, ठीक है। तब वो फिसल के जाता है स्क्रोटल सैक में इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। किसके हेल्प से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाता है, तो उसमें जो मेल होता है, जो बेबी बॉय होगा, वो हमारे पास इनफर्टाइल होगा, क्योंकि उसका जो है टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाया। अब अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाया तो उसके बॉडी टेम्परेचर में ही रह जाएगा, बॉडी के अंदर। बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता ही नहीं है, तो फिर उसमें स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैम अगर स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो सीमेन भी इजैकुलेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सीमेन इजैकुलेट होगा। क्यों, क्योंकि सीमेन जो है वो पूरा का पूरा स्पर्म से नहीं बनता है। उसमें क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, उसमें आते हैं हमारे पास में इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस, और सीमेन का एक पार्ट होता है स्पर्म, पूरा का पूरा सीमेन नहीं होता है, ठीक है। सीमेन का एक पार्ट होता है स्पर्म, ठीक है। तो अगर सीमेन स्पर्म नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि सीमेन नहीं बनेगा, सीमेन बनेगा, लेकिन वो विदाउट स्पर्म होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एपिडिडाइमस की बात करें तो एपिडिडाइमस को हम लोग कुछ चीज़ों के लिए याद करते हैं। पहला मैचुरेशन होता है एंड मोर्टिलिटी जो है हमारे पास स्पर्म को मिलती है इसमें, ठीक है। स्पर्म इसमें मैच्योर होगा और इसको मोर्टिलिटी मतलब विग्रस मोर्टिलिटी मिलेगी। स्टोरेज ऑफ स्पर्म का काम करता है एपिडिडाइमस, ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये एपिडिडाइमस है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म आकर के वेट करेगा और मैचुरेशन का प्रक्रिया अपना करेगा, ठीक है। मैचुरेशन होगा, उसमें मोर्टिलिटी आएगी और फिर क्या होगा, वो वहाँ से जब हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तब ये क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म निकल के जाएगा। स्पर्म जो होता है वो उसकी लाइफ स्पैन हमारे पास अराउंड 72 आवर्स होती है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन तक जो है हमारे पास में स्पर्म यहाँ पे होल्ड ऑन पे रहता है, 72 आवर्स तक स्पर्म यहाँ पे होल्ड ऑन पे रहता है। अगर उतने टाइम में इजैकुलेशन नहीं हुआ तो फिर यहीं पे वो मर जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्पर्म का स्टोरेज कहाँ, एपिडिडाइमस में होगा। डेथ ऑफ स्पर्म इफ नॉट इजैकुलेटेड, अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं होगा तो उसकी डेथ भी यहीं हो जाएगी। अब बोलोगे तुम लोग कि मैम अगर मान लीजिए स्पर्म्स की डेथ ही होते रही, एपिडिडाइमस तो ऐसे ही भर जाएगा। ऐसे सीरीज से क्वेश्चन आए होंगे किसी के दिमाग में, डोंट वरी, हमारे टाइम पे भी हमें आता था ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हाँ स्पर्म का डेथ हुआ, ठीक है, मान लो भरता गया तो एपिडिडाइमस एक टाइम के बाद भर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। स्पर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा
माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है जब इजैकुलेशन होता है ना, ठीक है, तो पहले के भी जो मरे हुए स्पर्म्स है ना वो भी उसमें निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये बॉडी के अंदर स्टोर होकर रहता है, डेथ होकर के मान लो वो वही है एपिडिडाइमस में, कभी ना कभी तो इजैकुलेशन होगा। उस इजैकुलेशन में पहले आगे वाले जो मरे हुए स्पर्म है वो साफ होंगे, उसके बाद में पीछे से फ्रेश स्पर्म्स आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम चलता है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे पास में एसेसरी ग्लैंड्स पे। और देखो एसेसरी ग्लैंड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, समझना बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मेल एसेसरी ग्लैंड्स में कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं ना जो हमारे तुम रियल लाइफ में आजकल के टाइम पे ना समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। जैसे कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको इसमें यूजेस भी बताऊंगी कि इन ग्लैंड्स का प्रैक्टिकल यूजेस भी होते हैं थोड़ा। पहले आगे देखो मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। पहला सेमाइनल वेसिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पेयर मिलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हमारे पास 2 होते हैं। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये एक पेयर है, ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये पूरा कवर करता है, ये 2 नहीं है बच्चा, ऐसे मत समझना, ये ऐसे मत समझना ये एक ये 2 नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। मान लो ये अगर यूरेथ्रा है ना तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, बट ये सिंगल होता है, एक ही होता है, ठीक है। ऐसा मत समझना ये एक है ये 2, नहीं, ये सिंगल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज ऑलवेज सिंगल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेमाइनल वेसिकल 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, बल्बो यूरेथ्रल 2 होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नाउ देखो इनका काम क्या होता है। पहले सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल का क्या काम होगा, ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करेगा डायरेक्ट यूरेथ्रा में जब इजैकुलेशन का टाइम आता है। तो सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करता है सेमाइनल फ्लूइड। क्या सिक्रीट करता है, सेमाइनल फ्लूइड। मैं जानती हूँ लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है बट समझ लो, अब मैं जब समझा रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल जो है वो सिक्रीट करता है सेमाइनल फ्लूइड को। उसमें हमारे पास में कुछ कंटेंट्स मिलते हैं। पहला फ्रुक्टोज, पहला क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज। दूसरा क्या मिलेगा, कैल्शियम, क्या मिलेगा, कैल्शियम, ठीक है। तीसरा कुछ एंजाइम्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। और ध्यान से सुनना, ये जो फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला काम जो फ्रुक्टोज करता है वो ये है कि फीमेल्स में जो है ना फ्रुक्टोज कहीं भी नेचुरली नहीं मिलता है, ठीक है। फीमेल में कहीं भी फ्रुक्टोज नेचुरली नहीं मिलता है, स्पेशली इन यूट्रस वाला रीजन। कभी भी उनका बॉडी, हमारा बॉडी जो फीमेल का बॉडी है वो कभी भी फ्रुक्टोज सिक्रीट नहीं करता है, बट स्पर्म में फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। वो स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। कैल्शियम होता है उसमें, इसीलिए उसका वाइटिश अपीयरेंस आता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं उसमें, इसीलिए उनकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट टाइप की होती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट जो है वो सेमाइनल वेसिकल का एक और इंपॉर्टेंट काम है, कि मैं आपको अभी बता रही हूँ तुरंत आगे। पहले समझो प्रोस्टेट ग्लैंड का, एक बार मेल में हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा फिजिकली जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स देगी दिमाग में आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, ये करता है होल्ड। क्या करता है, ये यूरेथ्रा को होल्ड करता है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो यूरेथ्रा है उसको होल्ड करना पड़ता है, वरना सारे सिक्रीशंस पहले आने लगेंगे तुरंत 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 तुरंत, ठीक है। और अगर थोड़े थोड़े सिक्रीशंस ऐसे ही तुरंत तुरंत आते रहे ना तो वो फोर्सफुली जो है वो फीमेल वजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर नहीं जा पाएगा। इसीलिए जो एक बार प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरेथ्रा को होल्ड करके रखता है कि रुक जा भाई, टाइटली होल्ड करने दे पहले, और सारे सिक्रीशंस को एक बार इकट्ठा करता है। एंड में जब फाइनली बंदा जो सेक्सुअली सेटिस्फाई होता है तब उसका लास्ट में इजैकुलेशन होता है, और वो फोर्सफुल इजैकुलेशन होता है, ठीक है। अब जब फोर्सफुल इजैकुलेशन होगा, एक साथ में पूरा फोर्स लगा करके पूरा इजैकुलेशन जो है वो फीमेल वजाइना के अंदर जाता है। फीमेल वजाइना के सर्विक्स पे होते हुए वो यूट्रस में जाता है, यूट्रस में होते हुए स्टमक रीजन से एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जाता है, और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करता है। डन, ठीक है। तो हमें पता चल गया सेमाइनल वेसिकल का क्या काम है। सेमाइनल वेसिकल का काम है कुछ सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है या फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में रिच होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम है कि ये यूरेथ्रा को होल्ड करके रखता है। यूरेथ्रा को होल्ड करता है क्यों, फोर्सफुल इजैकुलेशन कराने के लिए, ठीक है। तीसरा सुनो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका क्या काम है, नाम में है बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यानी बल्ज्ड, इसका शेप जो है तुम देख सकते हो थोड़ा बल्ज्ड है, ठीक है, बल्ज्ड सा, बल्ब सा शेप है इसका, बल्बो,
यूरेथ्रल मतलब इसका यूरेथ्रा किस काम में आता है? यूरिन पास करने के काम में आता है। तो यूरेथ्रा में भी कुछ, यूरेथ्रा यूरिन से कुछ काम होगा इसका। क्या काम होगा? मैंने बताया कि जो मेल में यूरेथ्रा होता है वो यूरिन को भी पास करने का काम आता है और सीमेन को भी पास करने का काम आता है। सीमेन जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है और यूरिन जो होता है वो हमारे पास में एसिडिक नेचर का होता है। अब थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और बल्बो यूरेथ्रल का क्या काम होता है। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ से अभी यूरिन पास किया होगा, ठीक है, और अगर थोड़ी देर के बाद में वो यहाँ से स्पर्म को इजैकुलेट करता है या थोड़ी देर या कुछ भी टाइम के बाद में, तो वो यूरिन के कुछ जो है वो ड्रॉपलेट्स तो होंगे ना यहाँ पे, ठीक है, थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स, थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर उसका यहाँ पे हमेशा रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा इजैकुलेशन से पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन यहाँ पे डालता है और यूरेथ्रा को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए कोइटस के दौरान पूरे प्रोसेस में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो सिक्रीशन जो है वो मेल के यूरेथ्रा से बाहर आते रहता है, ठीक है। लेकिन वो सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल का नहीं होता है, वो सिक्रीशन स्पर्म नहीं होता है, वो सिक्रीशन क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल का होता है। इसीलिए तुम अगर यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड को उसका जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है वो इजैकुलेशन के लिए होल्ड करना होता है, लेकिन बल्बो यूरेथ्रल उसके नीचे है। ये बल्बो यूरेथ्रल के सिक्रीशन को होल्ड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोइटस के टाइम पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थोड़ा थोड़ा अपना सिक्रीशन दे करके और यूरेथ्रा को लिब्रिकेट करता है, उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रीफाई करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने क्या किया? लिब्रिकेशन का काम किया, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया? होल्ड करने का काम किया ताकि फोर्सफुल इजैकुलेशन हो जाए। सेमाइनल वेसिकल ने क्या किया? ये फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। क्यों? ताकि जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। फ्रक्टोज उसको न्यूट्रिशन देता है, कैल्शियम उसको मोबिलिटी देता है, ठीक है, और सर्टेन एंजाइम्स भी उसमें काम आते हैं उसकी मोबिलिटी में, मैचुरेशन में, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास में डन। अब इसका थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ बताती हूँ। हालांकि ये चीज़ें अब बंद हो गई हैं, बट पहले काफ़ी, जब मतलब ये चीज़ इतनी प्रचलित नहीं थी तो काफ़ी यूज़ में आती थी। अभी के टाइम में हम लोग देख रहे हैं हमारे नोन में काफ़ी सारे जो है नोन क्या बोले हमारे स्पेशली इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं, रेप केस, ठीक है, बदतमीज़ी हो रही है लड़कियों के साथ में, रेप हो रहा है, ठीक है। ये सारे केसेस जो हैं वो काफ़ी आजकल जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में जब ये केसेस होती थी ना, जब कॉन्डम्स वगैरह उतना ज़्यादा जो है वो यूज़ में नहीं आते थे, ठीक है, तो कोई अगर लड़की है वो ये बता रही है कि ठीक है उसके साथ में रेप हुआ है या फिर उसे सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश की गई है, तो ये चीज़ अब पुलिस कैसे वेरीफाई करेगी कि हाँ उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि कोई भी लड़की जो है वो वर्जिन है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी ऐसी लड़की है अनमैरिड है, वो आके बोलते कि मैं जो हूँ मेरे साथ में रेप हुआ, तो आप सिर्फ उसको ये नहीं देख सकते कि उसके पास में हाइमन है या नहीं, क्योंकि हम लोग ये भी पढ़ते हैं ना कि वर्जिन लोग के पास में हाइमन हो या ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाइमन नहीं भी होते किसी किसी ने अपने लाइफ में ही कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के दौरान, हैवी डांस या फिर हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग के दौरान ही उनका हाइमन रप्चर हो जाता है, या किसी का जन्म से ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सामने वाली लड़की अगर उसमें हाइमन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं होगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मान लो सामने वाली लड़की में हाइमन नहीं है, ठीक है, और वो कह रही है कि मेरे साथ में जो है वो मेरे साथ में रेप हुई है, मेरे साथ में रेप हुआ है, और फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि ठीक है, पुलिस ने बोला कि ठीक है हम इसमें इंक्वायरी करेंगे कि देखेंगे कि सच में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए जो पुलिस है वो पहले जो डॉक्टर है वो पहले क्या चेक करेगा? वो फीमेल वजाइना के अंदर में पहले चेक करेगा कि क्या उसमें फ्रुक्टोज है या नहीं। अगर उसके साथ में रेप हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमें फ्रुक्टोज के कुछ जो है वो रिमेन्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेल सीमेन में फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। अगर उसके बॉडी में वजाइनल एरिया में फ्रुक्टोज मिले, दैट मीन्स उसमें क्या होगा हमारे पास में कि उसमें उसके साथ में जो है वो मिसबिहेव हुआ है, उसके साथ में रेप अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब हम बोलेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि जब हमारे पास में मतलब पूरा कोइटस का प्रोसेस होता है उस टाइम पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल जो है वो अपना सिक्रीशन नहीं दे पाता है।
क्या पता कोइटस के टाइम पे, इजैकुलेशन के टाइम पे स्पेशली मेल ने पहले पेनिस को विड्रॉ कर लिया हो तो, हमें नहीं पता, ठीक है। बट बच्चा ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास में ये बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन आता है ना, इसके साथ में बहुत ज़्यादा तो नहीं बट बहुत थोड़ा सा जो है सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन आता है, बट बहुत थोड़ा सा। अगर मान लो कि किसी में किसी बलून में तुमने पानी भरा, ठीक है, बलून को होल्ड कर लो, कस के होल्ड करो, ठीक है, एंड उसे ऐसे गिराओ, ठीक है, मतलब उसको अपसाइड डाउन करो ताकि पानी वाला पोर्शन ऊपर हो और नीचे के साइड में तुम उसे पकड़ो। तो तुम ध्यान देना कि उसमें से बहुत थोड़ा सा पानी ना ड्रॉपलेट्स आएगा ही आएगा, चाहे कितनी भी टाइटली तुम उसे होल्ड कर लो। तुम उसे फर्मली पूरा अच्छी तरीके से टाइटली होल्ड नहीं कर सकते, थोड़ा ना थोड़ा उसे स्पेस मिल ही जाएगा पानी को, लिक्विड को बाहर आने का। तो वैसे ही सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड वैसे तो उसको काफ़ी तेज होल्ड करते हैं, बट इसका थोड़ा बहुत सिक्रीशन यहाँ से बाहर आता है, तो उसमें भी फ्रुक्टोज रहता है। तो ड्यूरिंग कोइटस अगर उसके साथ में हुआ होगा तो उसमें फ्रुक्टोज का केस मिलेगा। तो रेप केसेस में इस चीज़ को यूज़ किया जाता था। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ तक था हमारे पास में। फटाफट हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या देख सकते हैं आज? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस दोनों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट केस में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, आई होप आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम एक बार मेल गैमीट को अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारे पास टेस्टिस है, ये हमारे पास स्क्रॉटम है, टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमस है, ये वास डिफेंस है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो एरिया ये यूरिनरी ब्लैडर का है, ये हमारे पास यूरेथ्रा वाला एरिया है। यहाँ पे हमारे पास देखो वास डिफेंस जो है, ये वास डिफेंस इस तरीके से गया, यहाँ जाके मिल रहे हैं। वास डिफेंस जो है ये दोनों हमारे पास सेमाइनल वेसिकल के साथ जा करके यूरेथ्रा में खुल रहा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे देखो यहाँ पे है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद में यू कैन सी ओवर हियर, ये हमारे पास में, ये तो बोन्स है, सॉरी, ये हमारे पास में पेनिस है, ठीक है। ये हमारे पास में थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, ग्लैंड्स पेनिस थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है। ये हमारे पास फोर स्किन है। आई होप यहाँ तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। येस, नाउ नेक्स्ट हमारे पास में जो सेमाइनल वेसिकल होता है ये क्या सिक्रीट करता है? तीन चीज़ें, पहला कैल्शियम, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा कुछ सर्टेन एंजाइम्स। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? ये होल्ड करता है फोर्सफुल इजैकुलेशन के लिए। बल्बो यूरेथ्रल का क्या काम होता है? ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, एंड न्यूट्रीफाई करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया हो और मज़ा आया हो पढ़ने में। आप लोग अब इसको एक बार थ्रूली पढ़ लेना बैठ करके, लाइन बाय लाइन, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, ऑब्वियसली शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और इसके जो है एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस भी लगा लेना, बैक साइड क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हें ऐसा लगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो तुम लगा सकते हो, अपना चेक कर लेना इसमें, ठीक है, जो भी होंगे। तो विद दिस वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। और PYQs भी लगा लेना टॉपिक वाइज वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।